वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, इसके सेकंड लेक्चर को पढ़ेंगे। तो अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है होमोलॉगस सीरीज तक की हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था। आज के वीडियो में हम लोग जो है अपने पूरे चैप्टर को जो है फिनिश करेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हम लोग जो है हाइड्रोकार्बन्स के जर्नल फार्मूले को देखते हैं कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनका जो जर्नल फार्मूला है ये क्या होता है। तो आप सभी लोग ये पढ़ चुके हो कि जनरली आपके जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये दो टाइप के होते हैं, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बेटा आपका क्या आता है, एल्केन आ जाता है। और एल्केन का जो आपका जर्नल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n+2। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक आपका एल्कीन होता है, दूसरा आपका एल्काइन होता है। तो एल्कीन का बेटा जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, और एल्काइन का जो जर्नल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n-2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन है इनके जर्नल फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, इनके कंपाउंड्स को बनाएंगे। क्लियर हो गया। साथ ही साथ आप लोग एक चीज़ और समझ लो कि हमारे जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये दो नहीं तीन तरीके के होते हैं। तो आप लोग क्लास 12th में जब जाओगे तो वहाँ पे आप लोग पढ़ोगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये हाइड्रोकार्बन्स बेटा आपके जर्नली साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। यहाँ पे आपकी क्या प्रेजेंट होती हैं, रिंग्स स्ट्रक्चर बनते हैं। तो आप लोगों ने बेंजीन देखा होगा, बेंजीन जो होता है हमारा ये आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज C6H6। यहाँ पे आपका क्या होता है बेटा, अल्टरनेट कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देखिए अल्टरनेट कार्बन में डबल बॉन्ड हो गया और सबके पास क्या आ जाता है, एक एक हाइड्रोजन का एटम चला जाता है। तो अगर आपसे कभी पूछ ले कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो आपका बेंजीन कुछ इस तरीके से होता है। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग जो है एल्केन को उसके जर्नल फार्मूले से बनाते हैं। तो देखिए एल्केन का जर्नल फार्मूला है CnH2n+2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग n=1 रख दें तो देखिए C1H2+2। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, CH4 आ जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये CH4 आपका क्या होता है बेटा, ये CH4 आपका मीथेन होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग n=2 रख दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n की जगह पे C2H2 + 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा C2H6। तो देखिए हमें इथेन मिल गया कि नहीं मिल गया। तो आपका जो एल्केन होता है, अगर हम लोगों को एल्केन बनाना है तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता है, CnH2n+2। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्केन के होमोलॉगस सीरीज को बड़े आसानी से बना सकते हैं। अब इसी तरीके से हम लोग एल्कीन और एल्काइन को देख लेते हैं। तो देखिए एल्कीन का जो जर्नल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग n की वैल्यू 1 रख दें तो देखिए C1H2, ठीक है, मतलब CH2। तो बेटा ये जो CH2 होता है आपका दैट इज अनस्टेबल। ये क्या होता है, ये आपका अनस्टेबल होता है। तो जब भी आपकी एल्कीन की होमोलॉगस सीरीज स्टार्ट होती है तो ये आपका n=2 से स्टार्ट होती है, 2 कार्बन से स्टार्ट होती है। तो C2H2 दैट इज C2H4। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। नाउ अब अगर हम लोग n=3 रखें बेटा तो देखिए C3H3×2। ठीक है, तो C3H6 हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर आपको एल्कीन को आइडेंटिफाई करना है तो अगर हमारे पास कार्बन के 3 एटम हैं
तो हाइड्रोजन के जस्ट डबल एटम होंगे। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? ये इसके फॉर्मूले में भी है। कार्बन के अगर हमारे पास n नंबर ऑफ एटम्स हैं तो हाइड्रोजन के हमारे पास जस्ट डबल नंबर ऑफ एटम्स होंगे, दैट इज 2n। अब हम लोग एल्काइन के एग्जाम्पल को देखते हैं। तो एल्काइन का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। तो अगर बेटा यहाँ पे हम लोग n की वैल्यू 2 रख दें, क्योंकि n इक्वल्स टू अगर हम लोग 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, हमें अनस्टेबल कंपाउंड मिलेगा। तो अगर हम लोग n इक्वल्स टू 2 रखें तो क्या आएगा? C2H2 माइनस ऑफ 2, दैट इज क्या आ जाएगा? C2H4-2, दैट इज C2H2। तो देखिए C2H2 हमारा क्या है? ये हमारा एल्काइन है। नाउ n इक्वल्स टू 3 रखते हैं। तो जब n इक्वल्स टू 3 रखा बेटा तो C3H2 माइनस ऑफ 2, तो हमारे पास क्या आ गया? C3H। अब देखिए 6 माइनस 2 क्या होगा? 4 होगा बेटा, तो C3H4। तो ये हमारा क्या हो गया? सेकेंड मेंबर हो गया एल्काइन के होमोलॉगस सीरीज का। तो देखिए अगर हम लोगों को होमोलॉगस सीरीज बनानी है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जर्नल फॉर्मूले का यूज करके बड़े आसानी से होमोलॉगस सीरीज को बना सकते हैं। अब हम लोग जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जहां से बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चंस पूछा जाता है, और ये टॉपिक जो है आप लोग 12th और 12th के बाद भी पढ़ते आओगे। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आइसोमरिज्म। अब ये आइसोमर्स क्या होते हैं और आइसोमरिज्म क्या होता है, हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, और क्लास 10th में बस इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन गिवन है। तो देखिए ऐसे सभी कंपाउंड्स बेटा जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट उनके स्ट्रक्चर्स जो होते हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो दैट प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड की इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? आइसोमर्स बोला जाता है। कि कोई भी कंपाउंड अगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रख रहा है और उसके स्ट्रक्चर क्या हैं, आपस में डिफरेंट हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये प्रॉपर्टी जो है आइसोमर्स कहलाती है। और ये फिनोमेना आपका क्या कहलाता है? इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमरिज्म बोलते हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए ये जो आपके आइसोमर्स होते हैं, ये आइसोमर्स आपके दो टाइप के होते हैं। एक आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और दूसरा आपका स्पेशियल आइसोमर्स। तो क्लास 10th में बेटा आपका जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का इंट्रोडक्शन गिवन है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी बहुत टाइप के होते हैं, ये सब आपके में नहीं है डिटेल्ड में, आपको बस स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को पढ़ना है। और स्पेशियल आइसोमर्स बेटा आपके क्लास 12th में आएंगे, बहुत अच्छे से केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ होने वाला है। तो ऐसे सभी आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर आपस में क्या कर रहा हो, डिफर कर रहा हो, आपस में अलग हो, तो वो सभी कंपाउंड क्या कहलाते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को समझेंगे। तो हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, ब्यूटेन के आइसोमर बनाएंगे, पेंटेन के आइसोमर्स बनाएंगे और हेक्सेन के आइसोमर्स बनाएंगे। और यहीं से आपका जो है बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाता है कि आपको पेंटेन के आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं, हेक्सेन के आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं, या फिर आपको ब्यूटेन के आइसोमर ड्रॉ करने हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग ब्यूटेन के आइसोमर्स को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है स्ट्रेट चेन बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए CH3 CH2 CH2 और CH3। तो देखिए हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा नॉर्मल ब्यूटेन हो गया,
ये हमारा पहला आइसोमर हो गया। अब देखो अगर हमें इसका दूसरा आइसोमर बनाना है तो अपन लोग क्या करेंगे, अब ब्रांचिंग करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया भाई, हमारे पास 3 कार्बन है, एक हम लोगों ने ब्रांचिंग कर दी, दैट इज CH3। यहाँ पे क्या आ गया CH3, यहाँ पे क्या आ गया CH3, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया H आ गया आपका। आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर हम लोग इसका नाम को डिसाइड करना चाहें तो नाम क्या होगा बेटा, 1 2 3। तो 2 पे आपका क्या आएगा, अभी नेमिंग मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा कि किस तरीके से नेमिंग हम लोग करते हैं। तो देखिए कार्बन के सेकेंड एटम पे क्या लगा हुआ है, मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो 2 मेथाइल और 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन। तो आपका क्या बन गया, 2 मेथाइल प्रोपेन बन गया। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हम लोगों के पास बेटा ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स बनना है, हमारे पास ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स बनना है। ठीक, अब अपन लोग क्या करते हैं, हम लोग पेंटेन के आइसोमर्स को बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अगर हम लोग फर्स्ट आइसोमर को देखेंगे बेटा, तो ये हमारा स्ट्रेट चेन रहा होगा, 3 4 कार्बन और 5 कार्बन। तो देखिए 5 कार्बन की चेन हो गई। यहाँ पे बेटा क्या जुड़ गया, CH3, यहाँ पे आपका क्या आ गया CH2, देन अगेन CH2, देन अगेन CH2, और यहाँ पे आपका क्या आ गया CH3। तो देखिए आपका क्या बन गया, नॉर्मल पेंटेन बन गया। ये आपका पहला आइसोमर, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर बना रहे हैं। तो अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा तो आइसोमर हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा आइसोमर बनाते हैं। दूसरा आइसोमर जब बनाएंगे तो बेटा देखिए स्ट्रेट चेन थी, अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रांचिंग पे आ जाएंगे। तो हम लोग क्या कर ले रहे हैं, हम लोग 4 कार्बन की चेन ले रहे हैं और यहाँ पे क्या लगा दे रहे हैं, मेथाइल ग्रुप लगा दे रहे हैं। तो देखिए CH3, यहाँ पे देखिए CH2, यहाँ पे देखिए CH, और ये क्या आ गया आपका CH3। अच्छा अगर आप लोग चाहो तो इस CH3 को भी क्या कर सकते हो बेटा, ओपन कर सकते हो, ठीक है, इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखिए 1 2 3 4, अब 2 पे क्या लगा है, 2 पे मेथाइल ग्रुप लगा है, तो 2 मेथाइल, और कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है, तो 2 मेथाइल ब्यूटेन। ठीक, अब देखिए अपन लोगों ने अभी 4 कार्बन की चेन ली थी, अब हम लोग क्या करेंगे, 3 कार्बन की चेन लेंगे। तो देखिए C और C, यहाँ पे बेटा आपका CH3 आ गया। यहाँ पे अपने लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा मेथाइल ग्रुप लगाएंगे, दैट इज CH3। यहाँ पे भी क्या करेंगे, मेथाइल ग्रुप लगाएंगे, दैट इज CH3। ठीक, और यहाँ पे क्या आ गया आपका CH3 आ गया। ठीक है, तो देखिए 3 हाइड्रोजन, 3 6 3 9 और 12 हाइड्रोजन, हमारे पास 12 हाइड्रोजन हो गए और 5 कार्बन हो गए। तो नेमिंग यहाँ से होगी 1 2 3। तो देखिए 2 पे आपका क्या है बेटा, 2,2 डाई मेथाइल। भाई सेकेंड कार्बन के ऊपर बेटा आपके 2 मेथाइल ग्रुप लगे हैं, तो 2,2 डाई मेथाइल, और ये आपका क्या होगी चेन, 3 कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। तो यहाँ से अगर आप लोग देखो तो हमारे पास बेटा पेंटेन के कितने आइसोमर बन गए, अपन लोगों के पास पेंटेन के 3 आइसोमर बन गए। अब हम लोग जो है लास्ट एग्जांपल को देखते हैं, दैट इज हम लोग हेक्सेन के आइसोमर्स को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला जो इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा दैट इज नॉर्मल हेक्सेन। तो क्या आ जाएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। तो यहाँ पे देखिए CH3, ये आपका क्या हो गया CH2, देन अगेन CH2 बेटा, देन फिर से यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH3। अब देखिए जब भी आप लोग बेटा जो है स्ट्रेट चेन बनाते हो तो ये आपका हेक्सेन है, आप लोग यहाँ पे बस N लगा देते हो, तो यह क्या कहलाता है, नॉर्मल हेक्सेन। ये N डिनोट करता है कि ये स्ट्रेट चेन है। अब अपन लोग नेक्स्ट आइसोमर को बनाते हैं। तो नेक्स्ट आइसोमर में क्या होगी, ब्रांचिंग होगी बेटा। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया बेटा, 1 कार्बन लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, यहाँ पे H आ जाएगा बेटा, ये क्या आएगा CH3,
ये क्या आएगा CH2, ये क्या आएगा CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। तो देखिए अगर हम लोग इसके नेमिंग को करें 1 2 3 4 5, तो देखिए 2 पे क्या है आपका 2 मेथाइल, और चेन कितने कार्बन की है 5 कार्बन की, तो क्या हो जाएगा पेंटेन, तो 2 मेथाइल पेंटेन। हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए हम लोग बेटा थर्ड आइसोमर को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए थर्ड आइसोमर में हम लोग क्या करेंगे, 4 कार्बन ले लेंगे, 1 2 3 4। अब एक कार्बन यहाँ पे लगा दो, एक कार्बन यहाँ पे लगा दो, तो देखिए CH3 यहाँ पे H आ जाएगा। अगेन ये बेटा आपका क्या है मेथाइल ग्रुप है, तो CH3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा CH3, और यहाँ पे आपका एक H आ जाएगा। तो आप जरा काउंट करो तो 3 4 4 3 7 3 10 एक 11 और 3 14, तो 14 हाइड्रोजन हो गए कि नहीं हो गए। अब नेमिंग कर लो 1 2 3 4। तो देखिए बेटा 2,3, देखिए सेकेंड पे भी मेथाइल ग्रुप लगा है, थर्ड पे भी मेथाइल ग्रुप लगा है, तो 2,3 डाई मेथाइल, और चेन कितने की है 4 कार्बन की, तो आपका क्या हो जाएगा ब्यूटेन। तो देखिए तीसरा आइसोमर बन गया कि नहीं बन गया। अब अपन लोग लास्ट आइसोमर बनाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन। यहाँ पे अपन लोग क्या कर दे रहे हैं, एक कार्बन और एक कार्बन लगा दे रहे हैं, ठीक। तो देखिए CH3 हो गया बेटा, ये आपका CH2 हो गया, ये आपका क्या हो गया CH3। इसको आप लोग ओपन कर लेना, ठीक है। ये आपका CH3 हो गया, और ये आपका क्या हो गया CH3 हो गया, ठीक। तो देखिए 3 3 6 3 9 2 11 और 3 14, 14 हाइड्रोजन हो गए कि नहीं हो गए। और अपन लोगों के पास कितने 6 कार्बन है, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 पे बेटा आपके क्या लगे हैं, 2 मेथाइल ग्रुप लगे हैं, तो 2,2 डाई मेथाइल ब्यूटेन, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप लोग जो है बेटा बोल सकते हो कि जो हमारे हेक्सेन है इसके 4 आइसोमर्स बनेंगे। कितने आइसोमर्स बनेंगे, 4 आइसोमर्स बनेंगे। अगर और भी कोई आइसोमर आप लोग बना पा रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए हम लोगों ने आइसोमरिज्म को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया कि आइसोमर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने 3 एल्केन के आइसोमर्स को बना करके भी देखा जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं अक्सर। अब हम लोग जो है वहाँ पे जो हम लोगों ने नेमिंग करी थी उस नेमिंग को पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं बेटा, एक्चुअल में जो नॉमेनक्लेचर का मतलब है, इस नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर आखिर इस नेमिंग की जरूरत क्या पड़ गई। भाई हर कंट्री में हर जगह पे अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम होते थे। भाई अगर जापान में मीथेन को मीथेन बोला जाता है तो अमेरिका में सोच लो उसको मार्स गैस बोला जा रहा था, ठीक है। तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में क्या हो रहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स थे। उस वजह से क्या होता था कि जब साइंटिस्ट जो थे वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में मिलते थे और कोई भी रिसर्च से रिलेटेड अपनी बातें शेयर करते थे तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। दे आर फेसिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वाइल डिस्कसिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब क्योंकि साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो कोई भी चीज़ को समझ नहीं पाते थे, डिस्कस नहीं हो पा रहा था, तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम लोग जो है IUPAC के थ्रू क्या करेंगे, नेमिंग प्रोवाइड करेंगे। और वो नेमिंग जो है आपकी पूरे वर्ल्ड में जो है सभी साइंटिस्ट मानेंगे और उसको बड़े आसानी से समझ भी लेंगे। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, IUPAC के थ्रू नेमिंग को सीखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की।
तो IUPAC की फुल फॉर्म कभी कभी पूछ दी जाती है। तो IUPAC की जो फुल फॉर्म होती है बेटा, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए IUPAC ने क्या किया, कुछ रूल्स को सेट कर दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करने के लिए, और उसके अकॉर्डिंग क्या होने लगी, उसकी नेमिंग होने लगी। और फिर जो है जब भी साइंटिस्ट मिल रहे थे, बड़ा इजीली हर एक चीज को वो समझ पा रहे थे। तो अपन लोग क्या करने जा रहे हैं, IUPAC की नेमिंग को सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को 3 चीजें पता होनी चाहिए। प्रीफिक्स का मतलब होता है बेटा पहले, सफिक्स का मतलब होता है बाद में, ठीक है, और वर्ड रूट जो होता है आपका बेटा मेन वर्ड होता है। ये 3 चीज आप लोग समझ लो, ठीक है। इन्हीं 3 चीजों से मिलकर के जो है आपका IUPAC नेम बनेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका बेटा, प्रीफिक्स आएगा, देन आपका वर्ड रूट आएगा, और देन आपका क्या आ जाएगा बेटा, सफिक्स आ जाएगा। ये तीनों को जब आप जोड़ दोगे तो आपका IUPAC नेम बन जाएगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, हम लोग रूल्स को पढ़ेंगे, रूल्स को सीखेंगे, और उसके बाद हम लोग जो है नेमिंग करेंगे, किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अपन लोग नेमिंग कर सकते हैं। तो देखिए जो सबसे पहला रूल होता है आपका, दैट इज कॉल्ड द लॉन्गेस्ट चेन रूल। इसको लॉन्गेस्ट चेन रूल भी बोला जाता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इस रूल के तहत हम लोग कोई भी हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सबसे पहले हम लोग जो है जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उस कंपाउंड के पास हैं, हम लोग ये पता करते हैं। तो मान लो अगर 1 कार्बन एटम है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो उसका रूट वर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड द मेथ। अगर 2 कार्बन एटम है तो ईथ हो जाएगा, 3 कार्बन एटम है तो प्रॉप हो जाएगा, 4 कार्बन एटम है तो ब्यूट हो जाएगा। और ये रूट वर्ड है, ये आपका मेन वर्ड है बेटा, सेंटर वाला। 5 कार्बन के एटम है तो पेंट हो जाएगा, 6 कार्बन के अगर एटम आ रहे हैं तो हेक्स हो जाएगा। अब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 7 कार्बन के एटम आ गए तो हेप्ट हो जाएगा, 8 कार्बन आ गए तो ऑक्ट हो जाएगा, 9 कार्बन के एटम आ गए तो नन हो जाएगा, और अगर 10 कार्बन के एटम आ गए तो डेक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है ये लर्न करना पड़ेगा। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सबसे पहले जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में खोजना होगा, और उसके बाद जो है अगर उसके पास 5 कार्बन के एटम है तो उसका जो रूट वर्ड हो जाएगा दैट इज पेंट। तो यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले कार्बन्स को काउंट करते हैं। तो अगर हम लोग फर्स्ट एग्जांपल को देखें तो देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने कार्बन के एटम हैं, 5 कार्बन के एटम है, तो इसका रूट वर्ड क्या हो गया, पेंट हो गया कि नहीं हो गया। सेकेंड वाले एग्जाम्पल को देखो बेटा, हम लोग लॉन्गेस्ट चेन रूल को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5। अब देखिए इस पे देखिए एक्चुअल में इसके पास बेटा कितने हैं, 5 कार्बन के एटम हैं। हम लोग ऐसी चेन को पकड़ेंगे जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन के एटम्स हो। अगर हम लोग ये वाली चेन को पकड़ते तो यहाँ पे क्या होता आपका बेटा, 1 2 और 3 और एक 4 ही होते। लेकिन हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो सबसे लंबी कार्बन की चेन है उसको पकड़ना है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपके कितने कार्बन के एटम है, 5 कार्बन के एटम है, और थर्ड वाले कार्बन के एटम पे क्या लगा हुआ है, आपका एक कार्बन अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, उसके बारे में अपन लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जो चेन है आपकी, ये आपकी 5 कार्बन के एटम की है, तो इसका जो रूट वर्ड होगा दैट इज पेंट। पेंट होगा कि नहीं होगा, आपने कहा सर बिल्कुल होगा, अभी आपने बताया था कि हमको सबसे लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करनी है। अब जरा आप लोग जो है इस वाले एग्जाम्पल को देखो, इसमें जो सबसे बड़ी कार्बन की चेन है वो कितने कार्बन के एटम की होगी, जरा काउंट करो मेरे साथ भाई। अगर हम लोग यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4 5, तो क्या ये 5 सही है, आपने कहा नहीं सर ये 5 सही नहीं है। अगर हम लोग इधर घूम जाएंगे तो देखिए 5 और ये 6, एक्चुअल में जो बेटा आपके कार्बन एटम की चेन है ये आपके 6 कार्बन के एटम की चेन है। फिर आपने कहा सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं
कि यहाँ पे कितने कार्बन के एटम की चेन बन रही है, 6 कार्बन के एटम की चेन बन रही है। तो मैंने कहा अगर 6 कार्बन है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास तो उसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा। अब एक चीज आप लोग और याद रखिएगा कि अगर बेटा आपका जो है फंक्शनल ग्रुप कहीं पे भी अटैच है, जैसे यहाँ पे आप देखो यहाँ पे आपका कार्बन अटैच है, तो नेमिंग जो है बेटा आपकी हमेशा क्लोजेस्ट टू फंक्शनल ग्रुप करी जाती है। कहने का मतलब ये है कि अभी हमारा जो है 4th नंबर पे आ रहा है आपका कार्बन, लेकिन अगर हम लोग यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3, यहाँ पे देखिए आपका तीसरे कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है, आपका फंक्शनल ग्रुप आ जा रहा है। तो हम लोग नेमिंग हमेशा इधर से करेंगे, ठीक है, 5 6। तो एक्चुअल में आपका जो फंक्शनल ग्रुप होगा ये 3rd कार्बन के ऊपर होगा, ना कि 4th वाले कार्बन के ऊपर। और इसकी जो रूट चेन होगी ये आपके 6 कार्बन की एटम की होगी। अभी मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। ये तो हलवा है भाई, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, ये आपके 5 कार्बन की चेन है कि नहीं है, तो इसका जो रूट वर्ड होगा दैट इज पेंट। अब देखो जब हम लोगों ने रूट वर्ड को डिसाइड कर लिया तो हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है। अब मान लीजिए अगर हेलोजन वहां पे जुड़ा है, जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया, ठीक है। मान लीजिए अगर आपका बेटा कंपाउंड है CH3Cl, तो देखिए यहाँ पे क्या लगा है बेटा, यहाँ पे आपका क्लोरीन लगा है कि नहीं लगा है। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका 1 कार्बन का एटम है, तो 1 कार्बन बोले तो मेथ हो गया कि नहीं हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, क्लोरीन है। तो क्लोरीन बेटा अगर आपका है तो हेलोजन में जो है बेटा आपका ये जो ग्रुप है ये एज ए प्रीफिक्स लगता है, मीन्स रूट वर्ड से पहले। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, क्लोरो मेथ, और यहाँ पे आपका क्या है, एक्चुअल में ये एल्केन है कि नहीं है, तो क्लोरोमीथेन, एन आ जाएगा, क्योंकि एल्केन है तो एल्केन का लास्ट वाला क्या होता है, एन होता है, तो एन आ जाएगा। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि एल्केन में जो आपका सफिक्स होता है दैट इज ANE, एन। इसी तरीके से अगर अल्कोहल की बात करी जाए बेटा, तो अल्कोहल का बेटा फंक्शनल ग्रुप OH, और यहाँ पे आपका सफिक्स क्या होता है, ऑल, OL। एल्डिहाइड CHO होता है बेटा, सफिक्स क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। कीटोन में बेटा आपका ओन हो जाएगा सफिक्स। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका क्या आ जाता है, ओइक एसिड आ जाता है, ठीक। एक चीज आप लोग और याद कर लो, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप आपका बेटा वॉवल से एंड हो रहा है, जैसे आपका बेटा कीटोन में देखिए बेटा आपका ओन है ना, उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो ई होता है उसको डिलीट कर दिया जाता है। जैसे आपका प्रोपेन था, तो इस प्रोपेन से अपन लोग क्या करेंगे, इस ई को डिलीट कर देंगे और प्रोपेनॉन हो जाएगा, प्रोपेनॉन, और ये ONE, ओन, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो इसके लास्ट पॉइंट को समझ लो कि अगर हमारा कार्बन चेन जो है अनसैचुरेटेड है देन एन इज कन्वर्टेड टू इन और आयन। मान लो अगर हमारी जो बेटा कार्बन एटम की चेन है, अगर उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वहां पे एन की जगह पे क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा या आपका आयन आ जाएगा, क्योंकि अगर एल्कीन होगा तो लास्ट में इन आ जाएगा सफिक्स, और अगर एल्काइन होगा तो लास्ट में सफिक्स आइन आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग IUPAC की नेमिंग करते हैं। तो देखिए अगर हम लोग अपने फर्स्ट एग्जांपल को देखें तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उसको फाइंड करेंगे। तो देखो 1 2 3 4। अब बेटा यहाँ पे 4 कार्बन के एटम है तो क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ पे ये सारे कार्बन के एटम्स आपके क्या है बेटा, ये आपके सिंगल बॉन्डेड है, मीन्स आपका क्या है, एल्केन है। तो एल्केन में जो आपका सफिक्स होता है दैट इज एन, ANE, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, यहाँ पे एन आ जाएगा। अब सेकंड देखो बेटा, नेक्स्ट में आपको मैंने भी 4th पॉइंट में समझाया था कि अगर हमारी कार्बन की चेन अनसैचुरेटेड है तो वहां एन की जगह पे क्या आ जाएगा, या तो इन आ जाएगा या आयन आ जाएगा। तो देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जरा चेक करो
हमारे पास कितने नंबर ऑफ कार्बन के एटम है? 4 कार्बन के एटम, तो ब्यूट। ठीक है, अब 2 पे क्या है बेटा? सेकेंड कार्बन के एटम पे क्या है? यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 2, और आपका डबल बॉन्ड है मतलब एल्कीन है। अगर एल्कीन है बेटा तो यहाँ पे सफिक्स क्या होगा? इन होगा कि नहीं होगा? तो इसका जो IUPAC नेम होगा दैट इज ब्यूट 2 इन। ठीक है, अब हम लोग जो है बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि जहाँ पे बेटा आपका फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, जहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, हम लोग नेमिंग वहीं से स्टार्ट करते हैं, या उस कार्बन के जो क्लोजेस्ट एटम होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है? डबल बॉन्ड है, मीन्स यहाँ पे आपका ग्रुप लगा हुआ है दैट इज एल्कीन। तो नेमिंग हम लोग इस वाले कार्बन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कितने कार्बन के एटम है? 5 कार्बन के एटम है। तो देखिए क्या आ जाएगा? पेंट। अब कौन से कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है? फर्स्ट वाले कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है कि नहीं है? तो फर्स्ट वाले कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है अगर, तो पेंट 1, तो आपका सफिक्स क्या आ जाएगा? इन, तो पेंट 1 इन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट एग्जांपल को देखा जाए तो देखिए ये तो बहुत इजी है। 1 2 3 4 यहाँ पे आपके 4 कार्बन के एटम है, तो सिंपल सी बात है, और सारे सिंगल बॉन्डेड हैं। तो 4 कार्बन के एटम है तो बेटा ब्यूट, और अल्केन है तो एन, लास्ट में आपका सफिक्स एन ही आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं बेटा। देखो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल ग्रुप बेटा आपका किस कार्बन के क्लोजेस्ट लगा है? इस वाले कार्बन के क्लोजेस्ट लगा है। तो आपका जो नेमिंग होगा वो यहीं से स्टार्ट होगा, मीन्स पहला नंबर आप किसको दोगे? इसको दोगे, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 1 क्लोरो, पहले पे क्या लगा है? फर्स्ट कार्बन के एटम पे क्लोरो लगा है, 1 क्लोरो। अब पूरी चेन में आपके कितने कार्बन के एटम्स हैं? 3, तो आपका क्या आ जाएगा? प्रोप। और यहाँ पे सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, तो एल्केन है कि नहीं है? तो सफिक्स क्या आएगा? एन आ जाएगा, तो 1 क्लोरो प्रोपेन। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अब यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड है। तो देखिए 1 2 3, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके कितने कार्बन के एटम हो गए? 3 कार्बन के एटम हो गए। 3 कार्बन के एटम है तो बेटा प्रोपेन, और देखो एक्चुअल में बेटा पूरा आपका सिंगल बॉन्ड है, एल्केन है, तो प्रोपेन माइनस ई है ना, प्लस अल, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड में सफिक्स क्या होगा? अल होगा, तो आपका क्या आ जाएगा? प्रोपेनल। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, प्रोपेन 1 पे क्या लगा हुआ है? एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो प्रोपेन 1 अल भी हो सकता है या प्रोपेनल भी हो सकता है, दोनों चीजें क्लियर होंगी। अब इस एग्जाम्पल को अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे हम लोग कार्बन की चेन को कहाँ से काउंट करेंगे? भाई क्लोजेस्ट टू द फंक्शनल ग्रुप, तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे क्या आपका ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब एल्काइन हो गया ये, तो यहाँ पे लास्ट में सफिक्स क्या आ जाएगा? आइन आ जाएगा। तो देखो कितने कार्बन है इसमें बेटा? 6 कार्बन, मतलब हेक्स, है ना। 1 पे क्या लगा हुआ है बेटा? 1 पे आपका आयन ग्रुप लगा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? हेक्स 1 आयन या हेक्साइन। ठीक है, दोनों आप लोग बोल सकते हो। इतना टिपिकल नेमिंग आपकी नहीं आती है, लेकिन बाकी जितने मैंने आप लोगों को कराए हैं सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को नेमिंग अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो इसका डेडिकेटेड वीडियो भी मैं बना दूंगा, आप लोग वहाँ पे और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम लोग जो है कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बेटा जितने भी आपके कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ये कंबंशन रिएक्शंस को शो करते हैं। अब कंबंशन रिएक्शंस क्या होती हैं बेटा? कि जब भी हम लोग जो है बेटा इनका जो है ऑक्सीडेशन कराते हैं, मीन्स जब भी हम लोग जो है इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराते हैं तो ये क्या करते हैं? हीट और लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए कार्बन को जो हम लोगों ने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराया तो इसने क्या बनाया? CO2 बनाया और हीट और लाइट प्रोड्यूस करी। इसी तरीके से हम लोगों ने बेटा क्या किया? ये हमारा हाइड्रोकार्बन है दैट इज मीथेन,
इसको जब हम लोगों ने बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो इसने क्या बनाया, CO2 बनाया और वाटर बनाया। एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि जब भी आपके कंबंशन रिएक्शन होंगे वहां पे जो आपका बाय प्रोडक्ट होगा दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और यहाँ पे ह्यूज अमाउंट में हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसी तरीके से बेटा आपका जो अल्कोहल है दैट इज C2H5OH, इसको जो हम लोगों ने बर्न किया तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, CO2 मिल गया, वाटर मिल गया और हीट मिल गई और लाइट मिल गई। तो ये जो लास्ट वाला रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट और देख लो, यहाँ से आपका MCQ क्वेश्चन पूछा जा सकता है या आपके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है एक्चुअल में, फ्लेम टेस्ट। तो देखिए जितने भी आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जब हम लोग जो है इनको बर्न करते हैं तो बिल्कुल क्लीन फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी आपके जो घर की गैस होती है वो एकदम ब्लू कलर की जलती है और कभी कभी वो येलो कलर की जलती है। तो जब वो ब्लू कलर की जलती है बेटा तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आपका प्रॉपर बर्निंग हो रही है, और आपका जब वो येलो कलर की जलने लगती है तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, आपका कंप्लीट कंबंशन नहीं होता है, वो इनकम्प्लीट कंबंशन होता है किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। ओके, अब अगर हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को देखें बेटा तो ये जब बर्न करते हैं तो ये येलो कलर की फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं और यहाँ पे आपका क्या होता है, कुछ ब्लैक कलर की स्मोक भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नोट करके आप लोग एक पॉइंट को और याद रखना कि अगर हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को लिमिटेड ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो इनका भी क्या होने लगता है, इनकम्प्लीट कंबंशन होने लगता है, ये भी कंप्लीटली बर्न नहीं कर पाते हैं। अब हम लोग जो है बेटा नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जितने भी आपके बेटा जो हैं कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं ये आसानी से ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को शो करते हैं। तो देखिए अगर हम लोग इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल हमारा क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे ही बेटा हम लोग जो है इसको एल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में लाते हैं तो क्या होता है बेटा, ये आपका इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ऑक्सीजन का एटम था, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम हो गए। तो देखिए आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जितने भी आपके कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं ये बड़े आसानी से ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को शो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके क्या होते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन एटम्स को ऐड करने के लिए केपेबल होते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देखो इथेनॉल था, इसके पास एक ऑक्सीजन का एटम था, लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन ने क्या किया, यहाँ पे आपका एक ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं दैट इज एडिशन रिएक्शन। तो देखिए जब भी हम लोग अपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजिनेशन करते हैं मीन्स उसमें हाइड्रोजन को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट सच एज निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, तो ऐसे सभी रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बोला जाता है या आपके एडिशन रिएक्शन बोला जाता है। तो जनरली यहाँ पे बेटा हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। अब हम लोगों ने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन कराई और यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पे हम लोग क्या यूज करते हैं, निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम को। कैटलिस्ट आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन की रेट को क्या कर देते हैं, या तो इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये जो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे सभी रिएक्शंस आपके क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस कहलाते हैं या एडिशन रिएक्शंस कहलाते हैं। यहाँ पे आप लोग जो है कैटलिस्ट को समझ लो। तो कैटलिस्ट आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपके रिएक्शन की रेट को या तो इंक्रीज कर देते हैं या फिर वो उसको डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपका निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम ये सब क्या है, आपके कैटलिस्ट है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम में 100% पूछी जानी है,
इसको समझ लो कि जो आपके वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ये जनरली आपके क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी ऑयल्स होते हैं, जितने भी आपके वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, ठीक है। और ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। जब हम लोग इनका हाइड्रोजिनेशन करा देते हैं तो ये आपके वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड फैट। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड फैट बोलते हैं। और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं क्या ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं कि खराब होते हैं। या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो वेजिटेबल घी होता है क्या ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है कि खराब होता है। तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बैठा लेना कि जो वेजिटेबल ऑयल होता है, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये हमारे हेल्थ के लिए खराब होते हैं। जैसे आपका जो डालडा घी हो गया, ये सारे हमारे हेल्थ के लिए खराब होते हैं। अब देखिए इसी तरीके से हम लोग जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को देखते हैं। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपकी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है हाइड्रोजन के एटम्स को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। अब या तो ये एक एटम हो सकता है या फिर ये आपके ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो मीथेन हमारा क्लोरीन के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसने क्या किया, हाइड्रोजन के एक एटम को डिस्प्लेस कर दिया और क्लोरीन यहाँ पे क्या कर गया, अटैच कर गया। तो देखिए एक रिएक्टिव एलिमेंट ने क्या किया, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये सभी आपके क्या होते हैं बेटा, ये सभी आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोले जाते हैं। बहुत इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाला है नहीं। अब हम लोग जो है बेटा कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं जो आपके क्लास 10th में गिवन है, दैट इज इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। तो इथेनॉल आपका जो है बेटा अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है और इथेनोइक एसिड जो है आपका ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग करता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और देन हम लोग जो है इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो अगर हम लोग इथेनॉल की प्रॉपर्टीज को देखें बेटा तो इथेनॉल की जो स्मेल होती है दैट इज़ वेरी प्लीजेंट, बहुत अच्छी स्मेल होती है। लेकिन जो इथेनोइक एसिड होता है बेटा आपका, इसकी स्मेल पंजेंट होती है, जैसे विनेगर होता है छिड़का, उस तरीके की इसकी स्मेल होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग पॉइंट देखें बेटा तो आपका जो इथेनॉल होता है ये रूम टेम्परेचर पे आपका लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बेटा इथेनोइक एसिड की बात करें तो आपका जो इथेनोइक एसिड होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज ऑफ 17 डिग्री सेल्सियस। ये आपका 17 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट कर जाता है और जैसे ही सर्दी बढ़ती है बेटा तो ये क्या कर जाता है, फ्रीज कर जाता है, ये जम जाता है। और जब ये फ्रीज हो जाता है आपका तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोला जाता है इसको, जब ये आपका क्या कर जाता है, फ्रीज कर जाता है। अगर हम लोग बेटा लिटमस टेस्ट को देखें तो इथेनॉल के ऊपर बेटा आपका लिटमस पेपर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग इथेनोइक एसिड की बात करें तो क्योंकि इथेनोइक एसिड हमारा एक वीक एसिड होता है तो ये ब्लू लिटमस को क्या करता है, रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। तो नोट करके आप लोग दो पॉइंट्स को याद रखिएगा कि जब हमारा इथेनोइक एसिड फ्रीज हो जाता है तो इसको क्या बोला जाता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोला जाता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि 5 to 8% ऑफ इथेनोइक एसिड हमारा क्या कहलाता है, विनेगर कहलाता है। तो अगर हमारा जो वाटर है उसमें 5 से लेकर 8% तक की इथेनोइक एसिड प्रेजेंट है तो उस सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं। अब हम लोग जो है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं इथेनॉल की। तो इथेनॉल बेटा हमारा क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो सबसे पहले हम लोग इसकी सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो देखिए इथेनॉल बेटा जब आपका सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, आपका सोडियम एथॉक्साइड बनाता है, दैट इज CH3CH2ONA। और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर जाती है। इसी तरीके से बेटा आपका जो है जो इथेनॉल होता है ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन को भी शो करता है।
तो सबसे पहले अपन लोग समझ लेते हैं कि आखिर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं। तो ऐसे सभी सब्सटेंस बेटा जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या करें, वाटर को रिमूव कर दें, तो वो सारे सब्सटेंसेस हमारे क्या कहलाते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कहलाते हैं। और ये जो पूरा फिनोमेना होता है, ये जो पूरी रिएक्शन हो रही होती है, दैट इज कॉल्ड द डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो देखिए कंसंट्रेटेड H2SO4 आपका क्या होता है बेटा, ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो देखिए जब हम लोग जो है इथेनॉल को कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, एथीन मिलता है, और वाटर हमारा क्या कर जाता है, रिलीज कर जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा इसको याद रखिएगा, कहीं पे भी आप लोग इसको नहीं पढ़ोगे। बहुत सारे जो एजुकेटर्स होते हैं इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, बट क्वेश्चन आपका यहीं से पूछ दिया जाता है। तो देखिए अगर हम लोग एथेनॉल को लार्ज अमाउंट में इनटेक करते हैं, तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वो आपका डिप्रेस फील करने लगता है, ठीक है, और बहुत सारी हम लोगों को दिक्कतें आ जाती हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग मेथनॉल की बात करें, ये क्वेश्चन भी है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, कि अगर हम लोग मेथनॉल को लिटिल अमाउंट में ले लेते हैं तो इससे हमारी डेथ तक हो सकती है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि ये मेथनॉल जब हमारे लीवर में जाता है, तो लीवर में जाते टाइम इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ये आपका मीथेनल में कन्वर्ट हो जाता है। और वहां जाने के बाद आपका ये क्या करता है बेटा, जो हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें क्या करने लगता है, उसको कोगुलेशन शो करने लगता है, ठीक है, कोगुलेट करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी ऑप्टिक नर्व, हम लोग अंधे हो सकते हैं, कभी कभी हमारा किडनी हार्ट फेलियर भी हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है, जो हमारा मेथनॉल का इंटेक होता है ये हमारे डेथ को भी कॉज कर देता है। अब हम लोग जो है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को समझते हैं, दैट इज कॉल्ड द डीनेचर्ड अल्कोहल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए जो इथेनॉल होता है, जब हम लोग जो है इसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंस को ऐड कर देते हैं, ठीक है, और इसको अनफिट बना देते हैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, तो उस अल्कोहल को या उस इथेनॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, डीनेचर्ड अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल या इथेनॉल अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस बाय एडिंग पॉइजनस सब्सटेंसेस कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल, क्या बोला जाता है, डीनेचर्ड अल्कोहल बोला जाता है इसको। और यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है ये। अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। तो देखिए हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली, हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल देख लिया। अब हम लोग जो है इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो देखिए जो आपके इथेनोइक एसिड होता है ये जनरली आपका स्टेरिफिकेशन रिएक्शन को शो करता है। अब आप लोग बोलोगे सर स्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है। तो देखिए जब भी आपका अल्कोहल जो है कार्बोजाइलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो देखिए जब अल्कोहल आपका कार्बोजाइलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, ईस्टर मिलता है, ठीक है, और वाटर हमारा क्या कर जाता है, रिलीज कर जाता है। और ईस्टर्स आपके क्या होते हैं बेटा, ये आपके स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस होते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया बेटा, इथेनोइक एसिड की रिएक्शन जब हम लोगों ने इथेनॉल के साथ कराई तो हमको क्या मिल गया बेटा, एथिल इथेनोइड मिल गया। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, जो हमारा ईस्टर होता है दैट इज, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है COO होता है। तो यहाँ पे देखिए COO हो गया, तो ये क्या है C2H5 दैट इज एथिल, और ये आपका क्या हो गया, एथिल इथेनोइड। कि एक चीज़ याद रखिएगा कि जितने भी आपके ईस्टर्स होते हैं बेटा, इनको परफ्यूम्स में यूज़ किया जाता है और फ्लेवरिंग एजेंट्स में भी यूज़ किया जाता है। तो जब भी आपके कार्बोजाइलिक एसिड इथेनॉल के साथ या अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं, ये हमेशा ईस्टर्स की फॉर्मेशन करते हैं, और ये रिएक्शन हमेशा कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होती है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, वाटर डिलीट कर रहा है। अब हम लोग जो है अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन को देखते हैं, दैट इज कॉल्ड द सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब देखो इसकी
थ्योरी तुम लोग बड़े आराम से समझ सकते हो अगर तुम लोगों ने इसको अपने कॉमन वर्ड्स में समझ लिया। तो देखिए, जब भी आपका ईस्टर एक बेस के साथ रिएक्ट करता है, क्या करता है, एक बेस के साथ रिएक्ट करता है, और ये बेस कौन सा हो सकता है, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए, जब भी आपका ईस्टर एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है आपका बेटा, ये अल्कोहल की फॉर्मेशन करता है, और यहाँ पे आपका क्या बनता है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज CH3COONA या CH3COOK। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सोडियम इथेनॉएट कहलाता है, और इसी को क्या बोला जाता है, सोप बोला जाता है। तो जब भी आपका ईस्टर अल्कली के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, सोप बनेगा और अल्कोहल बनेगा। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये एक्चुअल में आपके सोप क्या होते हैं बेटा, तो ये आपके सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, दैट इज रिएक्शन विद कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए, जब भी आपके मेटल कार्बोनेट या आपके मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर देते हैं। तो देखिए, हमारा क्या है, सोडियम कार्बोनेट जब इसने इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, आपका क्या कहते हैं, सॉल्ट बनाया, दैट इज सोडियम इथेनोएट, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई और वाटर प्रोड्यूस हुआ। इसी तरीके से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब आपका इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या बनाया आपका, इसने आपका सोडियम इथेनोएट को बनाया, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई और वाटर हमारा क्या कर गया, रिलीज कर गया। तो ये आप लोगों ने एसिड, बेस और सॉल्ट में भी पढ़ा होगा। तो ये बहुत कॉमन रिएक्शन है, याद रखिएगा आप लोग बेटा। जो आपका इथेनॉल होता है, ये जो आपका इथेनॉल होता है, ये मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कोई भी रिएक्शन को शो नहीं करता है, यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होती है। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो आप लोग डिफरेंस भी बता सकते हो। अब हम लोग जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को समझते हैं, जो आपके क्लास 12th में भी आता है, क्लास 10th में भी है, सोप एंड डिटर्जेंट। तो सोप एक्चुअल में आपके क्या होते हैं बेटा, तो ये आपके जो है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। तो आप लोग क्या बोल सकते हो, दे आर द लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स और सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, ठीक है। तो जर्नल फॉर्मूला इनका क्या होता है बेटा, RCOO माइनस Na+, या आप लोग इसको बोल सकते हो RCOONA, ठीक है। तो आपका जो CH3COONA बन रहा था, दैट इज सोडियम इथेनोएट, ये आपका क्या था, ये आपका सोप था। इसी तरीके से अगर आपसे वो एग्जाम्पल पूछ देते हैं तो एक जर्नल एग्जाम्पल है, दैट इज C17H35COONA। तो ये आपका क्या है बेटा, सोप का एग्जाम्पल हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग डिटर्जेंट की बात करें बेटा, तो डिटर्जेंट हमारे क्या होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स ऑफ अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स। तो वहाँ पे आपके सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट थे, लेकिन यहाँ पे आपका अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट बोलते हैं। और ये डिटर्जेंट का आपका एक कॉमन एग्जाम्पल है, इसको आप लोग याद भी कर सकते हो, कभी कभी वो एग्जाम्पल भी पूछ देते हैं। अब हार्ड वाटर क्या होता है और सॉफ्ट वाटर क्या होता है। तो देखिए, जनरली आपका जो सॉफ्ट वाटर होता है बेटा, इसमें क्या होता है कि जो सोप्स होते हैं ये बड़े आसानी से लेदर को प्रोड्यूस कर लेते हैं, झाग बनाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग हार्ड वाटर की बात करें, तो जब हमारे वाटर के पास बेटा क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हो, क्लोराइड्स प्रेजेंट हो, सल्फेट्स प्रेजेंट हो, फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, तो ये हमारा क्या करता है, ये हमारा हार्ड वाटर बना देता है। अब हार्ड वाटर के केस में क्या होता है कि ये जो सोप होता है ये लेदर की फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। अब क्यों लेदर की फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे ये बेटा स्कम की फॉर्मेशन करता है, और कैसे करता है ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो एक्चुअल में C17H35COONA ये हमारा एक सोप है।
अब ये बेटा क्या है, ये आपके हार्ड वाटर में जब हम लोगों ने सोप को मिक्स किया तो हार्ड वाटर में आपका क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स भी प्रेजेंट है। तो ये सोप मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और एक कंपाउंड को बना रहा है, दैट इज C17H35 COO का होल ट्वाइस Mg, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्कम बोल रहे हैं। और ये क्या कर रहा है बेटा, ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है कि आपके जो सोप्स होते हैं ये लेदर की फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं हार्ड वाटर में, ठीक है। अब हम लोग जो है बेटा अपने लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझते हैं। यहाँ से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या बताना है कि किस तरीके से हमारे जो सोप्स हैं और डिटर्जेंट हैं ये आपके कपड़ों को साफ करते हैं। तो अगर हम लोग सोप और डिटर्जेंट की बात करें बेटा, तो ये सोप और डिटर्जेंट के पास दो एंड प्रेजेंट होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है और एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। तो देख लीजिए, मान लीजिए आपका जो सोप होता है बेटा और डिटर्जेंट होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो जो आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है बेटा ये डर्ट के साइड जाकर चिपक जाता है, और ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है आपका ये वाटर लविंग होता है, ये वाटर के साथ जुड़ा रहता है। अब होता क्या है बेटा कि जब हम लोग सोप और डिटर्जेंट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं और क्लोथ्स को जो है इस सोपी सॉल्यूशन में पुट करते हैं, ठीक है, तो आपके जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं ये इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं कि एक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, आपके जो सोप और डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके एक इस मैनर में अरेंज होते हैं कि एक स्ट्रक्चर को बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द मिसेल। अब देखिए, मान लीजिए बेटा ये हमारी क्या है, डर्ट है, ये हमारी डर्ट है। अब यहाँ पे बेटा डर्ट के साइड हमारा क्या जुड़ रहा था, हाइड्रोफिलिक पार्ट जुड़ रहा था, और हाइड्रोफोबिक पार्ट ये हमारा वाटर के साथ जुड़ा रहा। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर बनना है इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, मिसेल बोला जाता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, जो हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है बेटा आपका डर्ट के साइड जुड़ जाता है, और आपका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है ना, ये आपका वाटर के साथ जुड़ जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पे आपके मिशल की फॉर्मेशन होती है। अब इन क्लोथ्स को बेटा जब हम लोग रब करते हैं और बीट करते हैं तो ये आपके मिशल्स क्या करते हैं, रिमूव हो जाते हैं। और जब ये मिशल रिमूव होते हैं तो अपने साथ ये क्या करते हैं, क्योंकि ये डर्ट के साथ चिपक जाते हैं तो ये अपने साथ क्या करते हैं बेटा, डर्ट को भी लेकर के चले जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे क्या हो जाते हैं बेटा, जो क्लोथ्स होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं। तो ये सारे स्टेप्स को आपको लिखना होगा जब आपसे बोर्ड एग्जाम में वो क्लीनिजिंग एक्शन के बारे में बात करेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, इस तरीके से हम लोगों ने जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के पूरे चैप्टर को फिनिश कर लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ खूब शेयर करिएगा। साथ ही साथ जो है अगर आप लोगों को नोट्स की PDF को डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ जाइए। वहाँ पे मैंने सभी चैप्टर्स, सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ PDF प्रोवाइड कर रखा है। साथ ही साथ यार इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ खूब शेयर करो, क्योंकि मैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए जो है क्लास 10th के वीडियोस रेगुलर लाता रहता हूँ। अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट आता है तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर पूछ सकते हो।